ऑपरेशन, ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बहुत पहले एक डिस्कस हम कर चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं, नॉर्थ साउथ डायलॉग। तो नॉर्थ और साउथ दो शब्द बड़े कॉमन हो चुके हैं, यूज किए जाते हैं। एक डायरेक्शन है वैसे तो नॉर्थ और साउथ, लेकिन यहाँ पर इनका मीनिंग या भाव कुछ और निकलता है जब हम साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं या नॉर्थ साउथ डायलॉग की बात करते हैं। तो नॉर्थ का मीनिंग जो है वो डेवलप्ड कंट्री से लिया जाता है और साउथ का मीनिंग जो है डेवलपिंग कंट्री से लिया जा सकता है। यदि हम अर्थ को दो भागों में बांटते हैं, इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर और इसको साउथर्न हेमिस्फीयर के रूप में देखते हैं, तो ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्री, हालांकि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सारे ही हों बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और नॉर्थन हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप के देश पाए जाते हैं। और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के जो पिछड़े देश हैं वो ज़्यादातर साउथर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। यानी कुछ एशिया के देश जो है डेवलपिंग कंट्रीज है लेकिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। लेकिन अगर हम यहाँ काउंट करेंगे तो हम उसको साउथ में काउंट करेंगे। तो एक किस्म से डेवलप्ड कंट्रीज नॉर्थ को नॉर्थ बोल दिया जाता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ को साउथ बोल दिया जाता है। और सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिला के कई बार एक शब्द और भी यूज़ किया जाता है, इसके हम बोलते हैं ग्लोबल साउथ, यानी कि पूरी दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलाकर। तो यहाँ पर हमने जो पहले बात की थी कि एक टॉपिक हम जो डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्थ साउथ डायलॉग, यानी कि डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में संवाद यानी कि आपस में रेसिप्रोकल डिसीजंस लेना, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट करना, कुछ आपस में सहयोग करना, वो बात थी उसकी। क्योंकि पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट के आधार पर भी अपने जो है जिसमें उनका फ़ायदा है या जिनकी प्रायोरिटी है या उनका हित है, उसके आधार पर भी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्से में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एक हिस्से में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। दोनों की अलग अलग प्रायोरिटी हैं, दोनों अलग अलग मांग करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ जिसको हम नॉर्थ बोलते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये मुख्य रूप से चाहते हैं कि सभी देश अपनी मार्केट को खोल दें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ईजी बना दे ताकि इनका सामान बिक सके या वहाँ से रॉ मटेरियल ला सके या उनकी इकोनॉमी, उनकी मार्केट का ये जो है यूज कर सके। वहीं क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी, इनके पास पैसा, इनको ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ओपन मार्केट की ज़्यादा आवश्यकता है, उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वहीं साउथ के कंट्रीज़ हैं, ये पिछड़े हुए देश हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। इनमें भी कैटेगरी सब एक जैसी नहीं है, कुछ इनमें भी ज़्यादा बेहतर स्थिति में, कुछ बहुत बुरी स्थिति में है। इनको अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, मदद चाहिए, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहते हैं तो इनकी प्रायोरिटी ये है, उनकी प्रायोरिटी ये है। और जब एक दूसरे की बात करते हैं दोनों में कुछ बार्गेनिंग होती है। जैसे अगर इनकी बात करें, नॉर्थ की बात करें, तो ये कहेंगे कुछ मार्केट खोल दो तब हम टेक्नोलॉजी देंगे, ये कहेंगे टेक्नोलॉजी हमें दो तब हम अपनी मार्केट खोल लेंगे। कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो एक तो नॉर्थ साउथ डायलॉग में तो एक बात चलती है कि विकसित देश विकासशील देशों की कैसे मदद करें या कैसे आपस में सहयोग करें। अब उसके बाद एक 70 के दशक में 1970 के दशक में एक जब नियो की, अगर हम आपको याद हो, नियो पे भी हमने एक टॉपिक बनाया है, ये टॉपिक आता भी है जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। तो नियो में भी यही डिमांड थी कि देश उनको मदद करे। तो उसी दौरान एक विचार और पनपा जिसे कहा जाता है साउथ साउथ डायलॉग, यानी कि उन देशों पर डिपेंड ना रहने की वजह से साउथ के कंट्रीज यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज क्यों ना आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करें, अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान या आपस में सहयोग करके भी कर सके हैं, या कुछ हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपस में सहयोग करके भी कर सकते हैं। तो उसी को जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात आती है कि आपस में सहयोग करें, उसी को नाम दिया गया साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है, कौन कौन से प्लेटफार्म है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या इनके सामने चैलेंजेस हैं। ये तो मैंने बता दिया कि इट रेफर्स टू द कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, नॉलेज, एक्सपर्टाइज अमंग कंट्रीज
इन द ग्लोबल साउथ, यानी कि साउथ के देश आपस में रिसोर्सेज का, नॉलेज का या एक्सपर्टाइज का एक्सचेंज करें या एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ये जो कोऑपरेटिव अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक डेवलपमेंट करना और जो कॉमन चैलेंजेस जो इन देशों को फेस किए जाते हैं उनका समाधान ढूंढना। मिड 20th सेंचुरी में, जैसे मैंने बताया था, लगभग 1970 के दशक में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इट एम्फेसाइज ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स पर ये एम्फेसाइज करता है। दिस प्रिंसिपल रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेंट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेशंस, यानी कि एक दूसरे के उन सिद्धांतों को मान के चलता है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी में पंचशील के सिद्धांत कि एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान रखा जाएगा, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। कोलैबोरेशन करते हुए कई बार जैसे हमने देखा था कि हमने नॉर्थ साउथ डायलॉग में भी देखते हैं या अभी न्यू कॉलोनिज्म में भी देखते कि डेवलप्ड कंट्री जब मदद भी करते तो फिर उनका इंटरफेयर भी शुरू हो जाता है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज का या कॉरपोरेशंस का इंटरफेयर भी शुरू हो जाता है सहयोग करने के साथ साथ, या डेवलप्ड कंट्रीज़ का डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंटरफेयर शुरू हो जाता है। उनकी सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उनकी अपनी सॉवरेनिटी डेवलपिंग कंट्रीज़ की। तो उस तरह का कहते हैं कि इस तरह का इसमें नहीं होना चाहिए, इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सभी देशों को कोऑपरेशन करते वक्त भी उसके एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान रखना चाहिए। सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है इसमें, ये नहीं है कि एक दूसरे को सिर्फ आर्थिक मदद देना, बल्कि इसमें और भी बहुत चीज़ें शामिल है। साउथ साउथ कोऑपरेशन में नॉलेज शेयरिंग भी हो सकती है, स्किल एंड एक्सपर्टाइज अमंग डेवलपिंग कंट्रीज़ की शेयरिंग भी हो सकती है, और ये कई चैनलों से हो सकता है। जैसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं या टेक्निकल असिस्टेंस दी जा सकती है या कोई जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है। ये बाइलेटरल भी हो सकता है दो देशों के बीच में, रीजनल भी हो सकता है एक पर्टिकुलर रीजन के कंट्रीज़ के बीच में, जैसे साउथ एशियाई देशों के बीच में सार्क संगठन बनाया है और आसियान संगठन बनाया है जो साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच में बनाया है। तो ये रीजनल लेवल पर भी हो सकता है। दो देश जैसे यदि इंडिया श्रीलंका आपस में एक दूसरे का सहयोग करें तो हम इसको कहेंगे कि ये बाइलेटरल लेवल है। सार्क आसियान को हम रीजनल लेवल कर सकते हैं या इंटर गवर्नमेंट के लेवल पर अलग अलग रीजन्स के, यानी कि आसियान के देश सार्क के देशों के साथ या सार्क के आसियान के देशों के साथ सहयोग करें या अफ्रीकन यूनियन के साथ सहयोग करें, तो वो जो है इंटर गवर्नमेंट या इंटर रीजनल लेवल पर भी हो सकता है। कई तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे के एक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स के माध्यम से भी हो सकता है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से या प्राइवेट सेक्टर्स के माध्यम से भी कोऑपरेशन किया जा सकता है। किन किन चीज़ों पर फोकस है साउथ साउथ कोऑपरेशन का? एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, जिसमें बेस्ट प्रैक्टिस शेयर की जा सकती हैं एग्रीकल्चर में, ट्रेड के क्षेत्र में या इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में। दूसरा सोशल डेवलपमेंट हो सकती है, इसमें कोलैबोरेट किया जा सकता है कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन के फील्ड में, जैसे इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंट जो प्रोवाइड करवाता है बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ को, वहाँ पर डॉक्टर भेजता है, यहाँ पर सेटिंग अप हॉस्पिटल वहाँ पर सेटअप करता है, तो इस तरह सोशल डेवलपमेंट में मदद की जा सकती है। नॉलेज शेयरिंग हो सकती है, एक्सचेंज एक्सपीरियंस, वेरियस फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च कोलैबोरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ भी कई देश कई अलग अलग फील्ड में बड़े विकसित है। जैसे बाहर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी एडवांस है, तो उस मामले में भारत अपनी नॉलेज को या अपनी तकनीक को दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद देता है, करता है। या मेडिकल फील्ड में भारत ने, जैसे कोरोना के काल में भारत ने कई देशों को टीके उपलब्ध करवाए थे, तो इस तरह की मदद आपस में की जा सकती है। एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर फोकस किया जाता है। एक बहुत बड़ी डिमांड, जैसे मैंने नॉर्थ साउथ डायलॉग में ही बताया था कि एक बहुत बड़ी डिमांड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की रहती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। तो जो साउथ के कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज मैंने बताया, उसमें कुछ देश टेक्निकल रूप से एडवांस भी हैं, तो वो देश अपनी टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल रूप से जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साउथ साउथ एक ट्रायंगुलर कोऑपरेशन भी हो सकता है, इस पर भी फोकस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इट इन्वॉल्व डेवलप्ड कंट्रीज़ पार्टनरिंग विद डेवलपिंग कंट्रीज़ टू प्रमोट असिस्टेंस टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि
डेवलपिंग कंट्रीज दूसरे डेवलप्ड कंट्री से मिलकर किसी तीसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद कर सकते हैं। इसमें जैसे एक उदाहरण है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो जिससे इंडिया गवर्नमेंट जो है पार्टनर है और जो ट्रेनिंग देते हैं किसको, अफ्रीकन कंट्रीज़ को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। एक है ग्लोबल गवर्नेंस एंड मल्टीलेटरलिज्म। साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करना चाहता है इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर। इंटरनेशनल प्लेटफार्म जैसे WTO का प्लेटफार्म हो सकता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्लेटफार्म है, UNDP का प्लेटफार्म है। तो बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहाँ पर इनका ये साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज आपस में जॉइंटली एफर्ट्स करें या मिलकर आवाज़ उठाएं तो उनको उनकी आवाज़ सुनी जा सकती है, उनके हित में फैसले हो सकते हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर यानी कि जो आइडिया या टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक पावर, इसको हम सॉफ्ट पावर में कैलकुलेट करते हैं। जो मसल पावर यानी मिलिट्री पावर के अलावा एक देश को दूसरे देश के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की जो पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जो पावर है अदर देन मिलिट्री पावर, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट पावर। कल्चरल एक्सचेंज भी सॉलिडेरिटी बनाने में या नेशंस के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाने में मदद करता है। तो जो SSC है इसके तहत जो है कल्चरल डिप्लोमेसी को भी और सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी कि इसके माध्यम से भी सहयोग बढ़ाते हैं। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बड़ा हॉट इशू रहता है आजकल सभी नॉर्थ साउथ डायलॉग में भी, और जब भी कई इंटरनेशनल लेवल पर बात उठती है या जब देश इकट्ठे होते हैं तो क्लाइमेट चेंज की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। तो इस क्षेत्र में भी, इस फील्ड में भी डेवलपिंग कंट्रीज आपस में, जो डेवलपिंग नेशंस हैं जो आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और जॉइंट एफर्ट्स के माध्यम से जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनको डील कर सकते हैं। जॉइंट एफर्ट्स के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जॉइंट एफर्ट्स अपनाएंगे, उनको डील कर, जैसे क्लीन एनर्जी डेवलप करने में एक दूसरे की मदद कर, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह है, या और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। प्लेटफार्म क्या क्या है इसके, एक तो G77 है, हालांकि इसके जब ये बनाया था, जब ग्रुप 77 था, अब इसके मेंबर्स की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। जो एक कोएलिशन था डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे G7 तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का है, G20 बड़ी इकोनॉमी है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग दोनों ही आ जाते हैं, और G77 एक ग्रुप जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ का प्लेटफार्म है जो कि यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफार्म 1964 में जिसको अस्तित्व में आया था। और इसका क्या उद्देश्य था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव नेगोशिएशन ऑन ग्लोबल इश्यूज़ पर आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना और कलेक्टिव नेगोशिएशन को बढ़ावा देना था। एक नाम का प्लेटफार्म जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इसके देश भी, इसमें भी सभी देश जो डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं। पहले तो वो थे जो गुटों में नहीं थे अमेरिकन या उसमें, अब ये कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो इस तरह का डिवीज़न तो ख़त्म हो गया, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज आज भी से जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से डेवलपिंग कंट्रीज़ की, और डेवलपिंग कंट्रीज एक किस्म से जो साउथ या ग्लोबल साउथ जिसको बोल सकते हैं, उसकी आवाज़ उठा सकते, उसके हितों की आवाज़ उठाते हैं। एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका साउथ साउथ कोऑपरेशन को सपोर्ट करने में, कोलैबोरेट बढ़ाने में, हर एक क्षेत्र में पॉवर्टी रिडक्शन के या हेल्थ केयर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये भी एक स्पेशलाइज्ड, ये भी UNO से जुड़ी हुई एक एजेंसी है। एक है साउथ साउथ कोऑपरेशन यूनिट्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट्स बनाए गए हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन के नाम से, आप कह सकते हो SSC यूनिट्स बनाई गई हैं। हर एक स्पेशलाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक में भी है या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस में भी है। तो ये यूनिट्स जो हैं वो नॉलेज एक्सचेंज या कोलैबोरेटली किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने में या नॉलेज एक्सचेंज करने में, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में ये चीज़ बढ़ाने में मदद करती हैं। बाइलेटरल रीजनल एग्रीमेंट्स, कुछ द्विपक्षीय कुछ बहुपक्षीय एग्रीमेंट साइन होते हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन प्रमोट्स कोलैबोरेट अमंग अफ्रीकन नेशंस। तो इस तरह से
डेवलपिंग कंट्रीज भी आपस में समझौते करते हैं रीजनल लेवल पर, जैसे आसियान के लेवल पर भी या सार्क के लेवल पर समझौते हो सकते हैं, अफ्रीकन यूनियन के लेवल पर समझौते हो सकते हैं। तो एक प्लेटफार्म या एक ये माध्यम हो सकता है, होता है दक्षिण के देशों में सहयोग बढ़ाने का। टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, TCDC, ये की कॉन्सेप्ट है साउथ साउथ कोऑपरेशन में, जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज और नॉलेज को शेयर करने पर ज़्यादा फोकस करता है। एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक का है या इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक है। ये देशों को, ये बैंक एक किस्म से फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किसी गरीब देश को जो पैसे की मदद होती है, सस्ते दरों पर लोन देना होता है या ग्रांट देनी होती है, तो उसमें मदद करते हैं। तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक भी एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म है। रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात कर चुके हैं, इसमें कुछ उदाहरण जैसे एक अफ्रीकन यूनियन है जो अफ्रीकन देशों का बनाएगा, अफ्रीकन देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए यूनियन बनाई गई है। साउथ ईस्ट एशिया के देशों के आपसी सहयोग के लिए उन्होंने आसियान बनाई है, और साउथ एशिया के देशों ने सार्क संगठन की स्थापना की, इसमें भारत और भारत के पड़ोसी देश शामिल हैं। और लैटिन अमेरिका के देशों ने एक SELA के नाम से सेला, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डेवलप किया है। जिस तरह से हमारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लैटिन अमेरिका के देशों ने आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट या डेवलपिंग कोऑपरेशन के लिए इस संगठन की स्थापना, ये सिस्टम को डेवलप किया है। अब एक जब साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात आती है तो एक नाम और आता है BAPA और BA। तो ये देख लेते हैं क्या है। साउथ साउथ कोऑपरेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, इस नाम से जाना जाता है। ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये सम्मेलन हुआ था 1978 में, और इस कॉन्फ्रेंस के आधार पर एक प्लान को अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्शन ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन, इसके ब्यूनस आयर्स प्लान्स ऑफ एक्शन BAPA के नाम से जो फेमस हुआ। एस्टेब्लिश ए फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, एक फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार किया था कि विकासशील देशों के बीच में कैसे सहयोग स्थापित की जाए। उसके 40 साल बाद फिर 2019 में ही ब्यूनस आयर्स में इसकी एनिवर्सरी मनाएगी, और एम टू रिन्यू एंड स्ट्रेंथन साउथ साउथ कोऑपरेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो 2030 एजेंडा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको उसके कंटेक्स्ट में साउथ साउथ देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए जो है ये सम्मेलन, जो बापा +40 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके 40 साल बाद ये मनाया गया था। दोनों ही कॉन्फ्रेंसेस जो है साउथ साउथ कोऑपरेशन की दिशा में महत्वपूर्ण स्टेप माने जाते हैं। जो एक्सचेंज किस चीज़ सेशन में, जो रिसोर्सेज के एक्सचेंज को बढ़ावा देते हैं, एक्सपर्टाइज के एक्सचेंज को या नॉलेज के एक्सचेंज को डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। अब इसकी आउटकम क्या क्या रही हैं, जो बापा और बापा प्लस कॉन्फ्रेंसेस के जो आउटकम्स हैं। एक तो अवेयरनेस बढ़ी है, पोटेंशियल टू साउथ साउथ कोऑपरेशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है कि साउथ के देशों को आपस में, डेवलपिंग कंट्रीज़ को आपस में जो उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने के लिए, उनको डील करने के लिए आपस में कोऑपरेशन करना चाहिए। इसके लिए उनको अवेयरनेस बढ़ी है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मजबूत किया गया है। ए नंबर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस मैकेनिज्म टू सपोर्ट साउथ साउथ कोऑपरेशन, इसने आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए नए इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन UNOSS। ग्रेटर कमिटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट ने ज़्यादा अपना कमिटमेंट दिया है कि हम आपस में सहयोग को बढ़ावा देंगे। चैलेंजेस क्या क्या है SSC के सामने, साउथ साउथ कोऑपरेशन के सामने? सबसे बड़ा तो है कि डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी। सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रायोरिटी एक जैसी नहीं है, सभी की इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी नहीं है, सभी की जियोपॉलिटिकल लोकेशन एक जैसी नहीं है, सभी के दूसरे देशों के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ संबंध एक जैसे नहीं है। तो हर एक देश अपनी प्रायोरिटी और अपने इंटरेस्ट को
पहले नंबर पर रखता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को हमेशा दूसरे नंबर पर रखता है। तो जिससे अपना फ़ायदा होता है उस बात को ज़्यादा फोकस करता है, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ सहयोग करने से पहले अपने हितों पर फोकस करता है, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट और प्रायोरिटी जो है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव कोलैबोरेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा, पावर एसिमेट्री विद इन ग्लोबल साउथ। ये मैंने अभी ये डिस्कस हुआ है कि उनकी पावर भी एक जैसे पावरफुल नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा किसकी इकोनॉमिकली जो है बहुत मजबूत है, जैसे चाइना या भारत जैसे देश है, डेवलपिंग कंट्रीज होते हुए बड़ी इकोनॉमी में शामिल हैं, और कुछ देश अफ्रीका के या लैटिन अमेरिका के बहुत पिछड़ी कंडीशन में भी, तो उनकी पावर सिमेट्री जो है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से उनमें सहयोग नहीं हो पाता। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, जब सभी देश ही फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहेंगे, देने वाला कोई नहीं होगा, तो यानी कि ज़्यादातर मांगने वाले हैं, देने वाला नहीं है। एक फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी उनके सामने है कि क्योंकि एक दूसरे की मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा मदद चाहिए ही, पैसे की मदद है या इन्वेस्टमेंट की मदद है, और वो पैसे की कमी की वजह से ये आपस में नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सहयोग नहीं बढ़ पाता। इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कमज़ोर है। साउथर्न कंट्रीज़ का एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी कि इनके जो आपस में सहयोग भी करते हैं और संगठन भी इतने मजबूत नहीं है जैसे सार्क, एशियान वगैरह हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी इनकी इतनी मजबूत नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो ये सहयोग नहीं कर पाते और ये सक्सेस जो है जिसके प्रोग्राम हो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी बढ़ाना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन चैलेंजेस हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है या कम्युनिकेशन नहीं है। इसेंशियल फॉर, जो आवश्यक है साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए, एक तो लैंग्वेज बैरियर है, अपनी अपनी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स उनका अलग अलग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज़्म अलग अलग है, और इन सब की वजह से वो जो है शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज़ करने में इनको बाधा उत्पन्न होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और कन्फ्लिक्ट है, यानी कई देशों में जैसे भारत देश में तो चलो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, लेकिन कई देशों में जैसे नेपाल में या फिर पाकिस्तान में या और भी, ये तो हमारे पड़ोसी और भी डेवलपिंग अफ्रीका के किसी देशों में जैसे इराक में वगैरह में या फिर सीरिया में डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं जहाँ गृह युद्ध चले हुए हैं, जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, और जब मजबूत गवर्नमेंट नहीं होगी तो दूसरी गवर्नमेंट के साथ वो कोलैबोरेट कैसे करेगी या कैसे उसके साथ सहयोग करेगी, वो तो अपनी समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। तो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उनका जो है में डाइवर्ट अटेंशन एंड रिसोर्सेज अवे फ्रॉम कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव। तो रिसोर्सेज है या उनका जो प्रायोरिटी है या उनका जो फोकस है वो अपने देश की सिक्योरिटी पर या सत्ता प्राप्त करने में लगा रहता है, कोलैबोरेशन की तरफ, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। अगला है, इसके बाद जो है वो कंपटीशन विद नॉर्थ साउथ डायनामिक्स। एक कंपटीशन है उनके बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में, नॉर्थ साउथ रिलेशन, जैसे हम नॉर्थ साउथ डायलॉग में पढ़ा था, बड़े टेंस रहते, तनावपूर्ण रहते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में क्रिएट चैलेंजेस फॉर द एक्सेप्टेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके लिए, चैलेंज जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके लिए चैलेंज उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में सहयोग नहीं कर पाते। सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, साउथ साउथ कोऑपरेशन इनिशिएटिव रिक्वायर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग कंट्री, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उनके जो होते हैं और कमिंग शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कंसिडरेशन। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो छोटे समय के लिए अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए या अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए ऐसे कदम उठाते हैं जो लॉन्ग रन में साउथ साउथ कोऑपरेशन को कमज़ोर बनाते हैं। तो एक ये समस्या उनके सामने है। तो ये थे जो चैलेंजेस और फीचर्स और फोकसेज और इस जो है साउथ साउथ कोऑपरेशन के सामने क्या समस्या है, क्या चुनौती आती है, या किस किस तरह से कौन कौन से प्लेटफार्म हैं, किन किन प्लेटफार्म के तहत ये काम करता है जो जिसके माध्यम से सहयोग बढ़ाया जाता है।
तो ये टॉपिक था हमारा साउथ साउथ कोऑपरेशन, जो नॉर्थ साउथ डायलॉग के बाद पढ़ाया जाता है अपने सिलेबस में। धन्यवाद।